नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। वक्फ बोर्ड से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने वक्फ बोर्ड से जुड़े जो वर्तमान अधिनियम है, जो वर्तमान एक्ट है 1995 का, उसके विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे थे और वो विचार मैंने जो एक्ट है उसके संदर्भों में जो दिया गया है उसी के ऊपर चर्चा की थी। और आज के वीडियो में मैं मोदी सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों पर प्रकाश डालूंगा, जिसे मानसून सत्र में मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के जोरदार हंगामे और विरोध के बाद इसे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने को मजबूर हो गई थी मोदी सरकार। हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन यानी कि धारा दर धारा जो प्रस्तावित संशोधन हैं मोदी सरकार द्वारा, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, अपना नज़रिया रखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहें, क्योंकि हम लोग अंत में एक निष्कर्ष भी निकालेंगे कि ये संशोधन हमारे नज़रिए से यह उचित हैं, अनुचित हैं, ज़रूरी हैं या फिर गैर ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 1 में जो वक्फ शब्द है, उस वक्फ शब्द को मोदी सरकार ने एक नया नाम दिया है और वो नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यानी कि उम्मीद, शॉर्ट में उम्मीद। तो वक्फ को उन्होंने एक नए नाम से रिप्रेजेंट करने का प्रपोजल दिया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। कोई भी जब एक एक्ट बनता है तो उससे रिलेटेड सभी डेफिनेशंस, जो भी शब्दावली है, उसका रूपांतरण किया जाता है और उस रूपांतरण के बाद अगले वाले सेक्शंस में हर एक एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताया जाता है। तो इस एक्ट में भी सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशंस का है, यानी कि हर एक शब्द का क्या अर्थ है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 3A में 2 सेक्शन ऐड किए गए हैं। सेक्शन 3AA जो कि आगा खान वक्फ बोर्ड को इंक्लूड करता है और सेक्शन CA ऐड करता है बोहरा कम्युनिटी को, यानी कि बोहरा वक्फ और आगा खान वक्फ भी अब अलग से परिभाषित होंगे, अलग से बनेंगे, जैसे कि सिया वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। सेक्शन 3DA एक नया सेक्शन डाला गया है जिसमें कि कलेक्टर की पोजीशन इंट्रोड्यूस की गई है और उस कलेक्टर को एक्वाफ बोर्ड की बहुत सारी जो पावर्स हैं वो दी गई हैं। सेक्शन 3 में ही FA एक नया सेक्शन डाला गया है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इट इंक्लूड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत्स, उसके अलावा अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज एंड ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जितनी संपत्तियां आती हैं उनके लिए ये सेक्शन डिफाइन किया गया है। सेक्शन FB में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया गया है कि ऐसी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए सेक्शन FB ऐड किया गया है। सेक्शन KA ऐड किया है पोर्टल एंड डेटाबेस के लिए, यानी कि पोर्टल एंड डेटाबेस, बीच में एक वर्ड डाला गया है और पोर्टल एंड डेटाबेस का मतलब है एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा, एक ऐसा डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें कि घोषित करने से पहले उस प्रॉपर्टी को सेंट्रलाइज पोर्टल में डालना जरूरी होगा ताकि उसका समय समय पर अकाउंटेबिलिटी की जा सके, रजिस्ट्रेशन किया जा सके और उसका ऑडिट किया जा सके। सेक्शन 3H के I सबसेक्शन में एक वर्ड है आइदर वर्बली आर, इसको रिमूव कर दिया गया है। ये वर्ड आता था मुत्तवली को, यानी मुत्तवली जो कि पूरे इस वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करता था, वो मुत्तवली कहलाता है। उसकी अपॉइंटमेंट जो होती थी पहले वर्बली भी हो जाया करती थी, तो उसको रिमूव कर दिया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मुत्तवली। सेक्शन 3R वक्फ को डिफाइन करता है और उसमें पहले था कि वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज पियस, रिलीजियस और चैरिटेबल। अब इसमें बीच में डाल दिया गया है कि डेडिकेशन बाय एनी पर्सन
practicing Islam for at least 5 years of any movable or immovable property having ownership of such property, यानी कि वक्फ करने के लिए प्रॉपर्टी धारक को कम से कम 5 साल के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी पर उसका ओनरशिप भी होना चाहिए, उसका मालिकाना हक भी होना चाहिए, तभी यह उस प्रॉपर्टी को डोनेट कर पाएगा वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में। यहाँ पर मेरा ये नज़रिया रखता है कि इससे पहले तक के जो भी डेफिनेशंस थे वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर कि 5 साल के लिए इस्लाम धर्म होना चाहिए तभी वो डोनेट कर पाएगा, ये मेरे नज़रिए में उचित नहीं लगता। हालांकि जो इसका सेकंड पार्ट है कि जो भी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है उसके ऊपर उसका मालिकाना हक होना चाहिए तभी वो डोनेट कर पाएगा, तो ये तो ज़रूरी है भी है। तो मैं किसी और की प्रॉपर्टी क्यों डोनेट करूँगा? जिस प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, मेरा मालिकाना हक है, उसी को ही मैं डोनेट कर सकता हूँ। सेक्शन 3R के सब सेक्शन 4 में यह लाइन ऐड की गई है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है या जो इससे इनकम है उसका यूज़ कैसे करना है। उसमें यह ऐड कर दिया गया है कि जो इस प्रॉपर्टी से इनकम है उसका यूज़ जो है वो विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ का रखरखाव इस तरह से जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है वैसा ही करना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसको कि वक्फ अल औलाद दाता के परिवार के लिए एक बंदोबस्ती इस सीमा तक की संपत्ति मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित है, बशर्ते कि जब उत्तराधिकार की रेखा विफल हो जाती है तो वक्फ की आय, शिक्षा, विकास, कल्याण और मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा। ये पहले था और इसमें जो मैंने पीले रंग से इसको हाईलाइट किया है वो ऐड किया गया है कि विकास, कल्याण, उसमें आ जाएगा विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ का रखरखाव इस तरह से जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि केंद्र सरकार जैसा निर्धारण करेगी उसमें महिलाओं की भी, तलाकशुदा महिला, अनाथ वगैरह की भी रखरखाव के लिए इस पैसे का यूज़ करना होगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत प्रावधान नहीं है, हालांकि उचित भी है, क्योंकि चाहे वो विधवा हो, तलाकशुदा हो या फिर अनाथ हो, उसको लिए भी प्रॉपर्टीज़ का वक्फ के पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। सेक्शन 3 में ही 3 नए सब सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं, सेक्शन 3A, 3B और 3C। सेक्शन 3A कहता है कि केवल वह व्यक्ति जो संपत्ति का वैध स्वामी हो और ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित या समर्पित करने में सक्षम हो वक्फ बना सकता है। यानी कि केवल वह व्यक्ति ही उस संपत्ति को वक्फ कर सकता है जो कि उसका मालिकाना हक रखता है। यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उस संपत्ति का मालिकाना हक रखता है वही उसको डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये मेरे पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, कह देने से ही कोई बोल दे कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी पूर्वजों की थी और इसको मुझे वक्फ करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रावधान ठीक है। सेकंड कहता है कि वक्फ अल औलाद के निर्माण से वाकिफ ऐसा समर्पण करने वाला व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, जिनमें महिला उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, के उत्तराधिकार अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके कई हकदार हैं, मान लो कि एक मेरी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और उस पूर्वजों की प्रॉपर्टी के कई हकदार हैं, महिला हकदार भी हो सकते हैं, बहन भाई सभी मिलकर के, और उसमें से एक भाई बोले कि मैं इस प्रॉपर्टी को डोनेट करता हूं, तो दूसरे उसके हकदार हैं, उनका हक मरना नहीं चाहिए। अगर उस प्रॉपर्टी के दूसरे परिवार के मेंबर्स भी हकदार हैं तो कोई अकेला उस पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा, यानी कि बाकी उत्तराधिकारी जो हैं उस प्रॉपर्टी के, उनका मालिकाना हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। सेक्शन 3B में जैसा कि पहले सेक्शन में आया था कि एक पोर्टल और डेटाबेस बनेगा, ये उसके प्रावधान के लिए है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसका प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसका पहला सब सेक्शन कहता है कि 2024 के संशोधन से पहले
पंजीकृत प्रत्येक वक्फ को 1 महीने के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण दाखिल करना होगा। यानी कि 2024 से पहले की जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ में हैं उन सबको 1 महीने के अंदर इस पोर्टल में, जो एक नया पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें डालना पड़ेगा। ऐसे ही वक्फ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वार्षिक आय और उनमें जो लंबित अदालती मामले हैं वो, मुतवल्ली का वेतन, वार्षिक रूप से देय कर, वक्फ के निर्माता का नाम, पता आदि, ये सभी जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई ऐसा अन्य विवरण भी इसी पोर्टल पे डालना पड़ेगा। सेक्शन 3C को ऐड किया हुआ है कि अगर कोई गलत तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को चिन्हित करता है या डिक्लेयर करता है तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, उसके लिए ये सेक्शन ऐड किया गया है। पहला भाग जो ये कहता है कि इस संशोधन से पहले या संशोधन के बाद में वक्फ के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। और इसके ऊपर अगर कोई विवाद होता है कि क्या ऐसी संपत्ति सरकारी है तो कलेक्टर जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने तक संबंधित संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। विवाद का निपटारा होने तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 4 यानी कि धारा 4 में औकाफ का प्रारंभिक सर्वेक्षण, यानी कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके सर्वे से रिलेटेड है, सर्वेक्षण से रिलेटेड है, जो कि पहले एक सर्वेयर अपॉइंट होता था वो करता था। अब इसमें जो नया प्रस्ताव किया गया है उसमें ये है कि सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। यानी कि एक सर्वेइंग कमिश्नर की बजाय कलेक्टर सर्वे करेगा और शिया और सुन्नी के अलावा आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ भी शामिल किया जाएगा। सेक्शन 5 औकाफ की जो लिस्ट है उसके प्रकाशन से संबंधित है और उसमें जो प्रेजेंट एक्ट में है वो ऐसा है कि राज्य सरकार को दी गई औकाफ की सूची पर सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट की जांच वक्फ बोर्ड द्वारा की जाती है, जो जांच के बाद उसे 6 महीने के भीतर राजपत्र में प्रकाशन के लिए राज्य सरकार को भेजती है और राजस्व अधिकारी तदनुसार भूमि अभिलेखों को उद्यंत करते हैं। यानी कि जो सर्वेक्षण अधिकारी है, जो सर्वेइंग कमिश्नर होता था, वो बोर्ड को देता है उस लिस्ट को और वक्फ बोर्ड उसको जांच के बाद 6 महीने के अंदर प्रकाशन के लिए राज्य सरकार को भेज देता था। अब संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि भूमि राजस्व अधिभिलेखों को उद्यतन यानी कि पब्लिकेशन करने से पहले जो राजस्व प्राधिकारियों को अनिवार्य रूप से 2 दैनिक समाचार पत्रों में 90 दिन का सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के लिए डोनेट हो रही है उसके बारे में 2 लोकल जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं उसमें उसको प्रकाशित करना होगा और 90 दिन का नोटिस दे करके कि अगर किसी को उस पर ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकता है। ये जो 2 न्यूज़पेपर होंगे उसमें एक क्षेत्रीय भाषा का होना चाहिए और वहाँ पे प्रकाशित होना चाहिए जहाँ पर ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसका इसलिए ताकि उससे किसी व्यक्ति को अगर ऑब्जेक्शन है तो वो टाइमली उसके ऊपर कोई अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सके या फिर अपना पक्ष रख सके। सेक्शन 6 में डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वक्फ यानी कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उससे संबंधित अगर कोई विवाद है, जो एग्जिस्टिंग प्रावधान है उसके अनुसार अगर कोई विवाद है तो विवाद का निपटारा जो है एक स्पेशली कंस्टिट्यूटेड वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा होता था और जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था और उसके बाद जो है किसी और कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अगर किसी को ऑब्जेक्शन था तो वो उसी ट्रिब्यूनल को ही देगा 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन जो अमेंडेड प्रावधान है यानी कि जो प्रपोज्ड प्रावधान है उसमें यह बोला गया है कि जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो अंतिम नहीं होगा, उसको 2 साल के अंदर चैलेंज किया जा सकता है और 2 साल के बाद भी उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर जो एप्लीकेंट है अगर वो समझता है उसके पास एक रीज़न है कि वो 2 साल के अंदर क्यों ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाया तो
वो 2 साल के बाद भी कर सकता है, और इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में भी इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन का किया जा सकता है। ऐसा संशोधन में प्रावधान है। सेक्शन 9 में दिया गया है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसको किस प्रकार से कंस्टिट्यूट करना है, यानी कि उसके मेंबर्स क्या हैं। तो जो प्रेजेंट कानून है, जो प्रेजेंट एक्ट है, उसके अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, उसके जो मिनिस्टर हैं वो एज ए एक्स ऑफिशियो उसके चेयरपर्सन होंगे। उसके अलावा अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस से मुस्लिम मेंबर्स होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। और प्रपोज प्रावधान में ये किया गया है कि केवल 2 महिलाएं ही होंगी और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होने जरूरी हैं। ये थोड़ा सा विवादित है। एक रिलीजन स्पेसिफिक डोनेटेड प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए उस धर्म के अलग से मेंबर्स होने की क्या प्रावधान है। मान लीजिए किसी मंदिर के संचालन के लिए क्या किसी मुस्लिम मेंबर को रखा जा सकता है? ऐसे ही किसी जैन मंदिर के लिए किसी नॉन जैन को रखा जा सकता है? शायद नहीं रखा जा सकता, और ना ही रखना भी चाहिए, क्योंकि जब एक प्रॉपर्टी के विवाद को निपटारे के लिए आपने कोई भी एक संस्था बनाई या वो एक अलग बात है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो केवल एक धार्मिक प्रावधानों के अनुसार ही उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए उस धर्म से अलावा कोई दूसरे मेंबर्स हों, यह मुझे लगता है कि उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। अनलेस कि उस धर्म के लोग ऐसा चाहते हो कि यहाँ भी कोई दूसरा मेंबर भी स्वेच्छा से रखना चाहे तो बात अलग है, लेकिन कंपल्शन गवर्नमेंट की तरफ से हो, ऐसा उचित नहीं है। सेक्शन 14 स्टेट वक्फ बोर्ड की संरचना यानी कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, और इसमें जो प्रेजेंट नियम है उसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड का गठन भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रोफाइल के प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी मुस्लिम लोगों को लेकर किया जाता है। वर्तमान में इसमें कम से कम 2 महिला मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, जबकि जो संशोधित प्रावधान है उसके अनुसार केंद्रीय बोर्ड के संविधान की तरह ही राज्य बोर्ड के लिए भी यह प्रस्ताव किया गया है कि इसमें केवल 2 महिला मुस्लिम सदस्य होंगी और 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। शिया और सुन्नी के अलावा आगा खानी और बोहरा समुदाय से एक सदस्य होगा, अगर उस राज्य में उनका अकाफ है तो। अब यहाँ भी वही बाकी सब प्रावधान तो ठीक हैं, बस केवल मेरे नज़रिए के अनुसार यह कि 2 नॉन मुस्लिम सदस्य होंगे वो उचित नहीं है। सेक्शन 36 में जो औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के बारे में नियम है। तो उसमें जो वर्तमान नियम है उसके अनुसार वक्फ की जो संपत्तियों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जबकि जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें यह होगा कि यह जो पूरा रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा, जिसके लिए एक अलग से पोर्टल तैयार किया भी जा रहा है। अगर जो कलेक्टर यह रिपोर्ट करता है कि यह संपत्ति विवादित है तो उसका पंजीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विवाद खत्म नहीं हो जाता। तो इस प्रावधान में तो मेरे ख्याल से कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 47 में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऑडिट के बारे में प्रावधान है, और प्रेजेंट रूल के हिसाब से वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर इसके खातों की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट करता है, लेकिन इनका लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा भी किया जा सकता है। यानी कि प्रेजेंट में यह नियम है कि वक्फ बोर्ड जो है वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा और जो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑडिट करेगा, और लेकिन राज्य सरकार अपने बिहाफ पर भी उसका ऑडिटिंग करवा सकती है। लेकिन जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें औकाफ बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए लेखा परीक्षकों के पैनल से होंगे, यानी कि वक्फ बोर्ड ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो एक पैनल ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंट करेगा उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं यानी कि CAG, वो भी इसका ऑडिटिंग या उसका लेखा परीक्षक कर सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी वक्फ के अकाउंट्स को ऑडिटिंग के लिए कह सकती है अपने CAG के द्वारा नॉमिनेटेड ऑडिटर्स के द्वारा।
तो इसमें भी मेरे ख्याल से इस संशोधन में भी कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थे मुख्य संशोधन अमेंडमेंट जो कि मोदी गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं अपने 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल में। जैसा कि मैंने इस दौरान डिस्कस किया कि अधिकतर ऐसे संशोधन हैं जिसमें किसी को भी कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। कुछ एक अड़चनें हैं, जैसे कि गैर मुस्लिम लोग इसमें क्यों शामिल करने हुए इसकी मैनेजमेंट के लिए। ऐसे ही एक और मैंने बताया कि जो डोनेट करेगा मुस्लिम व्यक्ति 5 साल से उसका मुस्लिम रहना जरूरी है। तो ये 2 मुख्य प्रावधान हैं जो कि मेरे को लगता है कि ये गैर जरूरी हैं, और बाकी कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो कि गैर जरूरी है। लेकिन इसके अलग मेरा ये मानना है कि ऐसा वक्फ बोर्ड या ऐसा प्रावधान किसी और धर्म के लोगों में नहीं है। मेरे विचार से कोई एक ऐसा सेंट्रल बोर्ड बनाना चाहिए जो धर्म आधारित ना हो। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिसका कोई मालिकाना हक किसी का है ही नहीं, यानी कि दैट स्टैंड्स नो मैंस लैंड। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई हाथ रख दे, जैसा कि सुनने को आया भी था कि तिरुवनंतपुरम में कोई एक गांव है, पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ घोषित कर दिया गया है। ऐसे ही पूरी नगर पालिका है गुजरात में, वो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो घोषित कर दी गई है। तो ये देखना होगा कि उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसके पास है। मालिकाना हक मतलब मौखिक नहीं, लिखित में उस प्रॉपर्टी का जिसके पास मालिकाना हक होगा उस प्रॉपर्टी का वही हकदार होगा उसको डोनेट करने का। और जैसे कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है कि उसका कोई मालिकाना हक नहीं है, तो उसका ट्रिब्यूनल के बाद जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास भी निपटारे के लिए जा सकता है केस। और यह भी है कि अगर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं है तो वह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की ही मानी जाती है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि इस देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया। अंग्रेज़ों से पहले मुगल्स ने राज किया, जो कि दूसरे इलाके से आए हुए थे। तो हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर जब कब्जा किया तो कब्जा करने के बाद यानी कि वो अपना मालिकाना हक एक कब्जे के रूप में रखा गया हो। तो अगर कब्जे के रूप में उनके पास मालिकाना हक है तो उनको इस प्रॉपर्टी को डोनेट करके वक्फ में डालने का हक नहीं रह जाता है, अनलेस कि उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसी से खरीदी हुई हो। तो अगर वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को ही वो हक रखता है उसको वक्फ में देने का। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इस वक्फ की बजाय अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कमेटी बनाएं और उस सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी में फिर अलग अलग धर्म में उनकी एक सब कमेटीज़ बनाएं जो कि अपने अपने धर्मों की केवल उनका काम हो उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना, उन प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करना, सर्वे करना, ये उनका काम ना हो। जो उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं डोनेटेड द्वारा केवल उसको मैनेज करने का हक हो, जिसका ऑडिटिंग करना और रख रखाव करना उसको कोई भी चैलेंज कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। ऐसा एक नियम कानून बनाना चाहिए, ऐसा एक कानून आना चाहिए। तो मेरी जो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है इस वक्फ बोर्ड को लेकर के, उनसे यह अपील रहेगी एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड बोर्ड बनाया जाए और उस सेंट्रलाइज्ड बोर्ड में फिर एक सब बोर्ड्स बनाए जाएं जिसमें अपने अपने धर्म की जो भी प्रॉपर्टीज़ उनको धर्म के काम के लिए या धर्म के लोगों के लिए उद्धार के लिए या उनकी सहायता के लिए, उनके सहायतार्थ कार्यों के लिए अगर कोई ऐसी योजना बनाई गई है, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ का रख रखाव के लिए कोई ऐसा बनाया गया है, तो वो उसके ऊपर अपना नियंत्रण रख सकें। लेकिन वो नियंत्रण भी अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, कोई करप्शन नज़र आती है, तो उसको भी चैलेंज करने के लिए जो देश के कानून हैं उसी के अनुसार उनको भी डील करना चाहिए। तो आप सब अगर मेरे इस नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई अपना रुख है तो आप वो भी पेश कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।